हेलो एवरीवन। हेलो सर। आवाज़ क्लियर है? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जो घर से बैठे बैठे बच्चे देख रहे हैं, जल्दी से अपनी गुड आफ्टरनून भेजिए, जल्दी से गुड आफ्टरनून भेजिए। जल्दी जल्दी अपनी गुड आफ्टरनून भेजिए सभी बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया है? यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर चुके थे। पिछली क्लास में हमने यूनिट 2 स्टार्ट की थी। स्वाति का आया है गुड आफ्टरनून सर। स्वाति गुड आफ्टरनून। सुप्रज्ञा गुड आफ्टरनून। तो लास्ट क्लास में हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया था। यूनिट 2 क्या था? काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप एंड काइंड्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, पार्टनरशिप कितने तरह की होती हैं? जल्दी से लिख के भेजिए। कितने कितने तरह की पार्टनरशिप होती हैं? जल्दी जवाब दीजिए। और आप भी जवाब दीजिए, सामने बैठे बच्चे हो। 2 तरह की पार्टनरशिप होती हैं। कौन कौन सी पार्टनरशिप होती हैं? पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? सर जिसमें कि ड्यूरेशन नहीं होती पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल इज ए पार्टनरशिप जिसमें कि नो ड्यूरेशन इज प्रोवाइडेड, नो वेंचर इज प्रोवाइडेड। यानी कि कोई वेंचर की किस वेंचर के लिए है और कितने ड्यूरेशन के लिए, इस तरह का कोई क्लोज होती नहीं है, तो उसे कहा जाता है पार्टनरशिप एट विल। भगवान भरोसे जब तक भी आपकी इच्छा है तब तक चलाइए। अगर पार्टनरशिप एट विल को डिजोल्व करना है तो कब डिजोल्व हो सकती है और किस तरीके से डिजोल्व हो सकती है? बाय प्रोवाइडिंग ए नोटिस इन राइटिंग। बाय प्रोवाइडिंग ए नोटिस इन राइटिंग बाय ए सिंगल पार्टनर। ठीक है ना। एट एनी टाइम पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिजोल्व। और किस तरीके से हो सकती है? कोई एक सिंगल पार्टनर इन राइटिंग नोटिस देगा तो वो डिजोल्व हो जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज ए पार्टनरशिप इन विच some duration, some time is provided और some venture is provided। यानी कि स्पेसिफिक वेंचर के लिए वो बनी हुई होगी या स्पेसिफिक टाइम के लिए वो बनी हुई होगी, तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप को डिजोल्व कैसे किया जा सकता है? बिफोर द टाइम, आफ्टर द टाइम। अगर डिजोल्व ना हो तो क्या होगा? तो बिफोर द टाइम तो बाय द यूनियनिमस कंसेंट, यानी कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। का यूनियनिमस वर्ड याद भी ना रहे आपको तो क्या लिख सकते हो? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। तो वो डिजोल्व हो जाएगी। और अगर टाइम पीरियड उसका खत्म हो जाता है या उसका वेंचर खत्म हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाती है। लेकिन अगर पार्टनरशिप तब भी चालू रहती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है पार्टनरशिप एट विल में। यानी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेंचर, अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप को डिजोल्व करना हो तो कैसे करेंगे हम? क्योंकि वो बाद में तो पार्टनरशिप एट विल कन्वर्ट हो जाएगी। तो बाई राइटिंग ए नोटिस बाय ए सिंगल पार्टनर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वो कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? कि पार्टनर बाय एस्टोपेल। पार्टनर बाय एस्टोपेल कौन होता है? पार्टनर बाय एस्टोपेल यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है झूठ मूठ का कि वो पार्टनर है, या कोई और व्यक्ति उसके बारे में बता रहा है कि ये पार्टनर है और वो चुप रहता है, साइलेंट रहता है, और दूसरा व्यक्ति, थर्ड पार्टी, इस बात पर विश्वास करके किसी को उधार मतलब फर्म को उधार देता है, तो आप उससे नहीं बच पाएंगे उधार से। इज इट क्लियर? क्लियर है? आपको चुकाना पड़ेगा। और पार्टनर बाय एस्टोपेल जो लगता है वो हमेशा नेगेटिव सेंस में लगता है, पॉजिटिव सेंस में नहीं लगता है। इसका मतलब अगर आप झूठ मूठ का झूठ बोलेंगे और अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी नामी गिरामी फर्म का, तो ऐसा नहीं है कि उसका आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, बल्कि नुकसान आपको हो सकते हैं। और नेक्स्ट बात थी पोजीशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है तो उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, और अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो क्या वो इवन आफ्टर द डेट ऑफ रिटायरमेंट वो कंटिन्यू लाइबिल बना रहता है फर्म के अफेयर्स के लिए, फर्म की लाइबिलिटी के लिए। किन केसेस में पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है? कि अगर वो स्लीपिंग पार्टनर है तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। अगर वो
इंसॉल्वेंट हुआ है तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है, और अगर उसकी डेथ हुई है तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये सब हमने पढ़ लिया था। आज भी मैं आगे का कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करूंगा, और फिर जो नोटिंग मुझे करानी है एक क्लास में, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, पहली यूनिट की तो मैं नोटिंग पूरी करा ही चुका हूं आपको, सेकेंड यूनिट की नोटिंग फिर पहले मैं समझा दे रहा हूं, और फिर एक क्लास में सारी नोटिंग मैं करा दूंगा आपको। एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट, ये वही वाले हैं कि कब कब पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक सी पॉइंट मैं और बढ़ा देता हूं, इन केस ऑफ स्लीपिंग पार्टनर, इन केस ऑफ स्लीपिंग पार्टनर, ये भी एक एक्सेप्शन है, ये भी एक एक्सेप्शन है। यानी कि स्लीपिंग पार्टनर केस में भी आपको पब्लिक नोटिस नीड नॉट टू बी रिक्वायर्ड। ओके, बताइए स्वाति, इस प्रक्रिया समझ में आया आपको या नहीं आया? ऑल क्लियर? जल्दी से जवाब भेजिए। ओके, स्वाति का भी जवाब आ गया, तो प्रज्ञा का भी जवाब आ गया है, सब कुछ क्लियर है। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ माइनर एज ए पार्टनर। ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसा कि हम पढ़ते हैं, पार्टनरशिप एक तरीके का एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट होता है जो लोग लायक हैं, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। और हम जानते हैं कि माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और थोड़ा बहुत तो हम जानते ही हैं, डिटेल हम पढ़ लेंगे जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो जब पता लग जाएगा। ठीक है, तो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो एन एग्रीमेंट विद ए माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। कोई भी एग्रीमेंट अगर माइनर के साथ किया जाएगा तो वो क्या है? वॉइड एब इनिशियो कहलाया जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब क्योंकि वो वॉइड एब इनिशियो कहलाया जाता है, तो ये कैसे संभव है कि माइनर पार्टनरशिप में एंटर हो जाए? ये कैसे संभव है? माइनर को पार्टनर कैसे बनाया जा सकता है? क्योंकि पार्टनरशिप अराइजेज नॉट फ्रॉम द स्टेटस बट थ्रू एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट से आती है, स्टेटस से नहीं आती, और माइनर तो एग्रीमेंट कर नहीं सकता। तो इसका एक तोड़ निकाला गया है कि माइनर पार्टनर बन भी जाए और हमारा जो कानून है वो भी सुरक्षित रह जाए। एक तोड़ निकाला गया है। कभी भी ये तो पॉसिबल नहीं है कि माइनर शुरुआत में पार्टनरशिप में ज्वाइन करे। जिस दिन नींव रखी जाएगी पार्टनरशिप की, उस नींव का हिस्सा माइनर नहीं बन सकता। ये तो एक सच है, इसमें तो मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है, और माइनर कैन नॉट डू एन एग्रीमेंट विद अदर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं जी, क्या चाहत है हमारी, एक देख लेते हैं एक बार, कि अगर हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि एक्स है, इसकी जो एज है 34 ईयर्स, प्लस हम चाहते हैं वाई जिसकी एज है 25 ईयर्स, और हम चाहते हैं जेड जिसकी एज है 16 ईयर्स। अगर हम चाहते हैं एक्स एक 34 ईयर, एक वाई 25 ईयर्स, और एक जेड जिसकी जो एज है वो 16 ईयर्स है, क्या ये लोग पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं? कैन, क्वेश्चन मेरा ये है, कैन एक्स वाई एंड जेड एंटर इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट? एग्रीमेंट, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक्स वाई जेड एंटर इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट? आंसर इज नो, आंसर इज नो।
स्वाति कह रही हैं कि नेटवर्क इशू है, बिल्कुल नेटवर्क इशू हो सकता है, तो थोड़ा अपने नेटवर्क को चेक कीजिए। बाकी अगर आप इस समय नहीं भी ले पाएंगे तो फिर आप फिलहाल रिकॉर्डेड क्लास में देख लीजिएगा, कोशिश कीजिए कि नेटवर्क सुधर जाए आपका। तो कैन एक्स वाई एंड जेड एंटर इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो आंसर इज नो, बिकॉज Z is minor because Z is minor and is not competent and for agreement. is not competent to contract। बात समझ में आती है आपको? Yes, sir. और कारण एन एग्रीमेंट क्या हो गया है, कुछ सॉफ्टवेयर में भी इशू आ रहा है, राइटिंग गड़बड़ आ रही है। एन एग्रीमेंट विद ए माइनर इज वाइड एब इनिशियो। सर इसका मतलब क्या हुआ? वाइड एब इनिशियो यानी कि वाइड फ्रॉम द इनिशियल, इनिशियल यानी कि बिगिनिंग। माइनर के साथ किया गया जो एग्रीमेंट है वो बेकार है। अब कैसे पॉसिबल बनाएं, पहले मैं इसको, ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा, सभी लोग कॉपी कर लीजिए थे। फिर मैं सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा बंद करूंगा, दोबारा से सॉफ्टवेयर को चलाऊंगा, कुछ सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा है। सुप्रज्ञा, स्वाति, समझ में आ गया सबको? ये जल्दी से कॉपी कीजिए सभी बच्चे, फिर इसका हम तोड़ निकालेंगे कि बात भी बन जाए हमारी और लाठी भी ना टूटे। यानी कि माइनर को हम पार्टनर भी बना लें और लॉ की जो अहमियत है, लॉ के जो प्रोविजन है वो भी फॉलो हो जाएं। तो कोई एक बीच का रास्ता निकालेंगे माइनर को पार्टनर बनाने का। लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल रखा आपके सामने, उसमें तो पॉसिबल नहीं है कि शुरुआत से वो पार्टनरशिप में ज्वाइन करे। जल्दी कॉपी कीजिए। हो गया कॉपी? चलिए, अब मैं 1 सेकंड के लिए सॉफ्टवेयर को पहले बंद करता हूं, दोबारा से ओपन करता हूं, जो इसकी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। वन मिनट। अब देखिए, पहले नोट्स हम लोग पढ़ते हैं कि माइनर को, ये तो बात पक्की है कि जो मैंने एग्जाम्पल दिया उस तरीके से तो आप पार्टनर नहीं बना सकते, लेकिन दूसरा तरीका जरूर रखा गया है। तो पोजीशन ऑफ माइनर एज ए पार्टनर, सिंस ए माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट बाय और विद ए माइनर इज void ab initio. Since partnership is formed by an agreement, a minor cannot enter into a partnership agreement. However, Section 30 of the Indian Partnership Act 1932 provides as under. क्या होगा? पहले एक पार्टनरशिप होगी, यानी कि पहले मेजर लोग या जो भी लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अपनी एक पार्टनरशिप बनाएंगे और विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर हैं उस फर्म में फॉर द टाइम बीइंग, 2, 4, 6, 10, 50
50 से ज्यादा हो नहीं सकते। तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि माइनर को आप सिर्फ और सिर्फ एडमिशन का आप करा सकते हैं, शुरुआत से माइनर को ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। और माइनर को जो एडमिट कराएंगे वो भी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। अगर फॉर द टाइम बिंग 40 पार्टनर हैं और 39 चाह रहे हैं कि ये माइनर जो है आप लाना चाह रहे हो ये आना चाहिए, और एक ने भी उंगली उठा दी कि नहीं आना चाहिए, तो फिर वो नहीं आएगा। इन जो कीवर्ड्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, इन पर ध्यान देना है कि कौन सा वर्क मेजोरिटी से हो जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता कि सारे काम विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर होंगे। ज्यादातर काम तो मेजोरिटी से हो जाएंगे। कोई काम एक सिंगल पार्टनर कह देगा तो भी हो जाएगा, कोई काम सारे के सारे पार्टनर बोलेंगे तभी हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल वो नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो माइनर को ज्वाइन करवाने वाली बात है वो क्या होगा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर ही संभव है। तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर फॉर द टाइम बीइंग ए माइनर मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। The above provision highlights the following three conditions. Before admission of a minor as a partner, there must be an existence of partnership. यानी कि एडमिशन से पहले एक पार्टनरशिप होनी चाहिए। जब शुरुआत में पार्टनरशिप बन रही है उसी समय आप माइनर को ज्वाइन नहीं करा सकते हो, किसी भी हालत में ज्वाइन नहीं करा सकते हो। There must be mutual consent of all the partner, यानी कि यूनानिमस कंसेंट होनी चाहिए। और तीसरा, ए माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि ये केवल प्रॉफिट में शेयर करेगा, लॉस में शेयर नहीं करेगा। क्या बात बताई मैंने, ओनली फॉर प्रॉफिट, ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए आएगा, लॉस के लिए नहीं आएगा। नॉट शेयरिंग लॉसेज, नॉट शेयरिंग लॉसेज। सबको क्लियर है, सुप्रज्ञा क्लियर है आपको भी? स्वाति वापस आ गई, नेटवर्क इशू सही हो गया आपका। चलिए अब हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए माइनर, राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, माइनर का तो पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि दो चीजें पढ़नी है। जब तक वो माइनर है, फर्म में ज्वाइन तो हो गया, एडमिट तो कर लिया गया। माना एक व्यक्ति जो है 16, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, जेड है, माइनर है, वो 16 साल की उम्र में एडमिट करा लिया गया, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जब तक वो 28 साल का होगा उस समय तक उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगे, और आफ्टर कंप्लीशन द एज ऑफ 18, यानी कि जब व्हेन ही बिकम्स द मेजर, तो क्या उसके राइट्स एंड लायबिलिटी चेंज होंगे ऑटोमेटिकली या नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, यानी कि जब तक वो मेजर नहीं हुआ है, जब तक वो माइनर है, उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या हैं। He had a right to share the profit and property of the firm in accordance with the agreement। कितना बढ़िया राइट है भैया। He had a right to share the profit and property in firm in accordance with the agreement। ये भी कोई राइट होता है, लेकिन है, यानी कि जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। ये भी एक राइट है, अगर मिल जाए तो इसे भी राइट के रूप में बताया गया है। अगर एक्स वाई जेड में 10:5:3 का रेशो डिसाइड हुआ, यानी जेड में कह रहा हूं कि वो माइनर था, ठीक है ना, तो जो भी प्रॉफिट होगा इसे 3/18 मिल जाएगा। ये राइट है, एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा है वही मिलेगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है वही मिलेगा। अब बात ये आती है दूसरे राइट की। तो पहला राइट क्या हो गया, आपको तो कीवर्ड याद रखने हैं, इंग्लिश तो बाकी तो अपने आप बना ही लोगे ना आप। ही हैड ए राइट, किस बात का राइट है, टू शेयर द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी इन द फर्म अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, बात खत्म। दूसरा राइट, क्या वो अकाउंट बुक्स, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट को अगर देखना चाहता है कि मैं भी देखना चाहता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है, सारे हिसाब किताब ठीक है या नहीं है, तो क्या वो चेक कर सकता है, नहीं कर सकता। और बुक्स ऑफ अकाउंट दो तरह की होती है, अकाउंट बुक्स और अदर देन अकाउंट बुक। तो लॉ मेकर्स ने कहा कि आप अकाउंट बुक्स को देख सकते हो, लेकिन अदर देन अकाउंट बुक को आप नहीं देख सकते। अभी आप माइनर हो, सब चीजें नहीं पता होनी चाहिए, क्यों दिमाग पे बोझ डाल रहे हो। तो इस तरह का कुछ उनका लॉजिक रहा होगा, हम नहीं देना चाहते माइनर को राइट। ये हाँ, अकाउंट बुक को देखो, हिसाब किताब देखो आप,
कि कहीं आपका जो प्रॉफिट है कम तो नहीं कर दिया गया, जो प्रॉफिट था वो सही दिखला के सही बांटा गया या नहीं बांटा गया। तो फाइनेंशियल तो आप देखो, लेकिन अदर देन फाइनेंशियल हिसाब किताब भी होते हैं, वो आप चेक नहीं करोगे, माइनर को नहीं दिखाया जाएगा। तो ही हैज ए राइट, क्या राइट है? टू हैव एक्सेस। एक्सेस का मतलब समझते हो क्या? पहुंचना, यानी कि अगर वो अपने सामने रखवाना चाहे, वहां तक जाना चाहे, जिस जगह भी रखे होंगे वो इंस्पेक्ट, चेक करना। जो पहुंचना एक अलग चीज होती है, लेकिन पहुंचने का अधिकार है, लेकिन चेक करने का अधिकार नहीं है। तो एक्सेस का भी अधिकार है, इंस्पेक्शन का भी अधिकार है, एंड कॉपी, यानी कि वो चाहता है कि यार मुझे यहां पे टाइम जाएगा, मैं घर पे जाकर रीड कर लूंगा, मुझे एक फोटोकॉपी दिलवा दो इसकी, मैं कुछ उतारना चाहता हूं। तो एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी any of the accounts of the firm, but he does not enjoy such right in respect to books other than account book। यानी कि अकाउंट बुक के अलावा उसके पास राइट नहीं है कि वो चेक कर पाए। तो कैसे? अब हमने कीवर्ड याद कर लिए। तो ही हैज ए राइट टू, किस बात का राइट है? एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट बुक यानी कि, बट ही हैड नो सच राइट ऑफ एनी बुक्स अदर देन अकाउंट बुक। एक ही बात को दो तरीके से लिखा जा रहा है, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, पहला राइट क्या था हमारे पास, बताइए मुझे जरा सा। पहला राइट क्या था? ही हैड ए राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। अगर नहीं दिया जा रहा उसे, पहला राइट है हमारे पास लेकिन नहीं दिया जा रहा, तो क्या वो मुकदमा कर सकता है? आप सोचिए, अगर मुकदमा करने का राइट नहीं दोगे तो फिर ऐसे अधिकार का क्या फायदा? हम कह रहे हैं कि हैज ए राइट टू हैव शेयर द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, लेकिन अगर बाकी पार्टनर ने दबंगई दिखलाई, बाकी पार्टनर वो मना कर रहे हैं कि कर ले दो, तुझे करना हो, हम तो नहीं देंगे, तो आपको उसे अधिकार तो देना पड़ेगा, कोर्ट में जा सके। तो ये अधिकार है, लेकिन एक चीज और छीन ली गई उसे। अगर तुम ये अधिकार का यूज करना चाहते हो, यानी कि मुकदमा, देखो प्रेम भाव से बाकी पार्टनर ने दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर प्रेम भाव से नहीं दिया तो मुकदमा करने की बात आएगी। तो मुकदमा अगर करना चाहते हो तो उस केस में आपको उनसे अलग होना पड़ेगा। हम आपको अलग करके रहेंगे, कोर्ट में जाओगे, कोर्ट ये भी कहेगी दिलवा तो रही हूं मैं, लेकिन अब तुम इसमें पार्टनर नहीं बनोगे, नहीं रह सकते। इसका भी लॉजिक मैं बताऊंगा क्यों करा है। जबकि मेजर पार्टनर क्या हो सकते हैं? मुकदमा भी कर सकते हैं और साथ ही साथ देखता हूं मुझे कौन निकालता है, मैं तो रहूंगा फर्म में पार्टनर। फर्म खाली कुछ लोगों की थोड़ी है, सबकी फर्म है, ऐसा कैसे निकाल देगा मुझे? लेकिन माइनर को निकलना पड़ेगा। उसका लॉजिक है, he has a right to file issue for his share of profit or the property of the firm when he not given his due share of profit. However, he can exercise this right only when he decides to sever his connection with the firm. लेकिन वो ये राइट जो एक्सरसाइज कर सकता है केवल तभी कर सकता है अगर वो अपने आप को फर्म से अलग करना चाहता है। तो क्लियर है? क्यों कहा गया है माइनर को अलग हो जाओ? देखो, माइनर अपने अच्छे बुरे की नहीं पहचानता, माइनर बड़ा भी नहीं है। आज हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने दिलवा दिया तुम्हें राइट, लेकिन ऐसा भी हो जाता है जब आप कोर्ट में जाते हैं तो दूसरे लोग जो दबंग लोग हैं वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। कल को हो सकता है किसी और चीज में ना फंसा दें प्लस के। तो ज्यादा अच्छा है कि माइनर को हमें प्रोटेक्ट करना है। लो चाहता है कि माइनर के अधिकार प्रोटेक्ट हो। जो आदमी अभी आपका प्रॉफिट नहीं दे रहा है उसके लिए माइनर को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ गया, तो बाकी पार्टनर बाद में क्या कर सकते हैं? वो माइनर क्या बिगाड़ लेगा? हर जगह तो कोर्ट उपस्थिति नहीं हो सकती ना। तो इस वजह से माइनर को उसकी सुरक्षा के लिए अलग निकाल दिया जबरदस्ती। कई बार जबरदस्ती करना भी फेवर में ही होता है उन लोगों के जिन्हें अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है। मां बाप बचपन में बच्चों को डांटते हैं, डपटते हैं, बच्चों को लगता तो बुरा है। क्यों लगता है बुरा? क्यों? क्योंकि जो उनकी बुद्धि है, बाल बुद्धि होती है, तो जो वो डिसीजन लेना चाहते हैं, जो गलत निर्णय वो लेना चाहते हैं, उन्हें तो वही ठीक लग रहा है। तो ये मां बाप की ड्यूटी होती है कि वो जबरदस्ती उससे आपको मोड़े जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो। क्यों? क्योंकि भविष्य के लिए तो वही अच्छा है ना जो मां बाप चाह रहे हैं।
तो ऐसे ही कोर्ट की ड्यूटी है, लॉ मेकर्स की ड्यूटी है कि माइनर को अपने राइट्स के बारे में ज्यादा नहीं पता होता, उसे समझ नहीं होती है कि तूने केस तो कर दिया लेकिन एक दुश्मनी मोल ले ली कुछ गुंडों से जो पार्टनर के नाम पर धब्बा हैं तुम्हारे लिए, तो उनसे अलग हो जाओ, हम दिलवा रहे हैं तुम्हारा लेकिन उनसे अलग हो जाओ, जबरदस्ती अलग हो जाओ। क्लियर हो गई? तो 3 राइट फटाफट बताइए। पहला राइट क्या है? शेयर द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। दूसरा राइट क्या है? एक्सेस करना, इंस्पेक्ट करना, कॉपी करना ऑफ एनी बुक्स ऑफ अकाउंट बुक, लेकिन बट दिस राइट हैज नॉट अवेलेबल टू एनी बुक्स अदर देन अकाउंट बुक। तीसरा क्या है? अगर इफ माइनर इज नॉट गिवन हिज ड्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट then he can file a suit to recover the profit, but before filing the suit he had to sever his connection with the firm. ये clear? चौथा राइट, he cannot be declared insolvent on declaration of insolvency। बताइए क्या है? he cannot be declared insolvent on declaration of firm insolvency। माइनर को इंसॉल्वेंट क्यों डिक्लेयर नहीं किया जा सकता? कारण बताइए। कोई भी व्यक्ति की इंसॉल्वेंट कब डिक्लेयर होता है ये बताइए मुझे पहले। जब उसकी लीगल लायबिलिटी उसकी एसेट से ज्यादा हो। अब आप ये बताइए, माइनर ने किसी के साथ भी कोई एग्रीमेंट कर रखा है जहां जहां कुछ उसके राइट्स हैं, वो तो जहां राइट्स हैं वो तो परफेक्टली वैलिड है, लेकिन कुछ एग्रीमेंट है जहां जहां उसकी लायबिलिटी है, तो क्या कानूनन वो एग्रीमेंट जहां जहां माइनर की लायबिलिटी है वैलिड है? तो यानी कि ये क्वेश्चन तो कभी उठेगा ही नहीं कि माइनर की लीगल लायबिलिटी लीगल एसेट से ज्यादा पहुंच जाएं, क्योंकि जो जो उसकी लीगल लायबिलिटी होंगी वो वास्तव में है ही नहीं कानूनन। माइनर की एक पैसे की लायबिलिटी नहीं हो सकती, यानी कि अगर उस पे पास होंगी तो एसेट ही एसेट होंगी। तो जब उसकी लायबिलिटी है ही नहीं तो हाउ ही कैन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट? क्योंकि इंसॉल्वेंट वही व्यक्ति डिक्लेयर होता है जिसकी लायबिलिटी उसकी एसेट से ज्यादा पहुंच जाए। क्लियर है? तो 4 राइट हो गए बिफोर अटेनिंग द मेजॉरिटी, ड्यूरिंग माइनॉरिटी 4 राइट हो गए। पहला राइट क्या हो गया? शेयर द प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट। दूसरा राइट इंस्पेक्ट, कॉपी एंड एक्सेस टू द अकाउंट बुक। तीसरा राइट क्या हो गया कि अगर उसे उसका प्रॉफिट नहीं दिया जाए तो मुकदमा कर सकता है, लेकिन मुकदमा करने के लिए उसे अपने आप को अलग करना पड़ेगा। चौथा राइट क्या हो जाएगा कि ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट ऑन डिक्लेरेशन ऑफ फर्म इंसॉल्वेंसी। क्लास में याद हो गया? ये है ड्यूरिंग माइनॉरिटी उसके पास राइट। ठीक है, लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी कहने मात्र के लिए है, लायबिलिटी कहने मात्र के लिए है। He is liable only to the extent of his share in the profit and property of the firm. He is not personally liable to the third party. अब आप थोड़ा सा ये बच्चों को समझने में बड़ी दिक्कत आती है, क्या वो तो लॉस तो शेयर ही नहीं करता, लॉस तो उसका शेयर ही है, तो ये क्या है? He is liable only to the extent of his share in the profit and property. मतलब उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉपर्टी में से जितना भी शेयर है तो किस चीज के लिए चुकाया जाएगा? ये किस चीज के लिए? लॉस तो होता नहीं उसका कुछ। अगर किसी साल फर्म को लॉस हुआ तो उससे तो बांटा ही जाएगा। तो किस तरह की लायबिलिटी है? देखिए, फर्म ने कोई उधार ले रखा है किसी, एक थर्ड पार्टी की लायबिलिटी होती है, माल उधार ले रखा है या कोई और लायबिलिटी है। लॉस होते हैं कोऑपरेटिंग लॉस कि आपने डेबिट करे खर्चे, इनकम क्रेडिट करे, उसमें जो नुकसान आएगा तो वो कभी नहीं बांटा जाएगा उसका। लेकिन इसके अलावा भी तो लायबिलिटी होती है थर्ड पार्टी की। तो फर्म के जितने भी पार्टनर है, माइनर है तो पार्टनर ही, तो म्यूचुअल एजेंसी तो लगती है, तो उसके लिए माइनर लायबिल होगा नहीं होगा। लेकिन उसकी जो लायबिलिटी है उसका जितना फर्म में हिस्सा है उससे ज्यादा नहीं हो सकती। यानी फर्म में उसके 1 लाख जमा है और उसके हिस्से में थर्ड पार्टी लायबिलिटी 1.5 लाख रुपए आ रही है, तो 50,000 रुपए वो घर से लाके नहीं देगा। जितना फर्म में हिस्सा है प्रॉफिट का रुका हुआ उसका या प्रॉपर्टी में पैसा लगा रखा, मैक्सिमम आप उतना ले सकते हो। लेकिन आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन कर रहे होंगे तो कि बाकी पार्टनर को तो घर से भी लाना पड़ता है, तो माइनर को वो घर से लाने की जरूरत नहीं है। तो ही इज लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ही इज नॉट पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टी। क्लियर है सब बच्चों को? दोबारा से एक बार रिवाइज मारता हूं इसका। हम पढ़ रहे हैं राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द माइनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। राइट्स में क्या क्या है? ये द राइट टू शेयर द प्रॉफिट
एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। दूसरा राइट है ही हैड टू एक्सेस टू, ठीक है ना, किस बात का एक्सेस, कॉपी इंस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंट बुक। तीसरा राइट है इफ ही इज नॉट गिवन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ही कैन sue, बट बिफोर suing he had to see whether he connected with the firm। चौथा ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट ऑन डिक्लेरेशन ऑफ फर्म इंसॉल्वेंसी। लायबिलिटीज में क्या है, ही लायबल ओनली to the extent of his profit and property of the firm, he is not personally liable। so this is rights and liabilities of a minor before attaining majority। अब अगला टॉपिक है rights and liabilities of the minor on attaining majority। अगर मेजर हो जाता है तो क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं। सबसे पहली एक ड्यूटी आती है, अब मेजर हो गया है वो बालक से 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर ही हैड टू डिसाइड कि वेदर ही वांट्स टू कंटिन्यू हिज कनेक्शन विद द फर्म, या दूसरी लैंग्वेज में कर सकते हैं विद इन 6 मंथ आफ्टर हिज अटेनिंग मेजोरिटी ही हैज टू डिसाइड वेदर ही वांट्स टू कंटिन्यू एज ए पार्टनर इन ए फर्म और नॉट। बताइए आप मुझे कि क्या आप अभी भी पार्टनर बने रहना चाहते हैं या नहीं बने रहना चाहते हैं। अगर बने रहना चाहते हैं तो राइट्स एंड लायबिलिटीज कुछ और अगर बने नहीं रहना चाहते हैं तो राइट्स एंड लायबिलिटीज कुछ और। 6 महीने के अंदर नोटिस देना पड़ेगा। सर अगर नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा, वो एक अलग बात है कि अगर नोटिस नहीं दिया तो हम क्या उसे एज ए पार्टनर माने 6 महीने के बाद, या एज ए पार्टनर ना माने 6 महीने के बाद। तो अगर नोटिस नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली वो पार्टनर माना जाएगा और ये वाला रूल लगेगा व्हेन ही इलेक्ट टू बी ए पार्टनर। लेकिन कब लगेगा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। समझ में आती बात। एक एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत अगर केस स्टडी इसमें से आ जाती है तो बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी आ सकती है, तो एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। ये एक बालक है, इस बालक का नाम बालक ही है, चलो ये बालक है, एज है इसकी, एज है 16 ईयर्स। ऑन कब की एज है ये, 1 जून 2017 को एज है इसकी, 16 साल। मतलब डेट ऑफ बर्थ इसकी 1 जून 2017 ही है, मतलब ईयर तो कुछ और होगा लेकिन डेट ऑफ बर्थ इसकी 1 जून ही है और दिन एग्जैक्ट ये क्या है, 16 साल का है। अब 28 साल कब का होगा ये, यानी कि 1 जून 2017 से 18 से 19, 1 जून 2019 को बालक बिकम्स मेजर। ठीक है, बालक मेजर हो गया। अब इसके 6 मंथ कब पूरे होंगे, 1 जून से लेकर 2019 से लेकर 6 महीने कब पूरे होंगे, 1 दिसंबर 2019 को पूरे होंगे। 31 दिसंबर थोड़ी आएगा, 6 महीने 1 जून से, अगर 1 जुलाई होता तो 31 दिसंबर आता ना। ठीक है, ध्यान दीजिए जो मैं बताने जा रहा हूं अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बच्चे गलती करते हैं समझने में फाउंडेशन के। मैं बात कर रहा हूं 1 जून 2019 को तो मेजर हो गया, 1 जून 2019 से लेकर एक तो बात करूंगा मैं 1 दिसंबर 2019 की तक की क्या राइट्स एंड लायबिलिटी रहेंगे, क्योंकि इस दौरान उसके पास ऑप्शन है क्या कि वो पार्टनर बनना चाहता है नहीं बनना चाहता। यानी कि इस दौरान 1 जून 2019 से लेकर 1 दिसंबर 2019 तक उसके पास क्या राइट्स एंड लायबिलिटी रहेंगे। हो सकता है वो 1 जून 2019 को ही कह दे मैं पार्टनर हूं, तो अलग बात है, लेकिन उसने नहीं कहा तो आफ्टर 1 दिसंबर 2019 ही ऑटोमेटिकली स्विच ओवर टू द पार्टनर, ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा ना। फिर तो क्लियर है चीज। अगर उसने नहीं कहा, देखिए अगर वो चुप रहता है या वो नहीं बनना चाहता पार्टनर, हो सकता है वो
जुलाई 19 में बताए कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता, हो सकता है वो अगस्त 2019 में बताया वो मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता, हो सकता है वो सितंबर 2019 में बताया मैंने पार्टनर नहीं बनना चाहता, जबकि आज तो वो मेजर हो चुका है, तो भी उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज वो ही रहेंगे जो उसकी माइनॉरिटी के दौरान थे, जबकि आज वो क्या हो चुका है, मेजर हो चुका है। 6 महीने के अंदर कभी भी बता सकता है ना, 1 महीने के बाद भी बता सकता है, 2 महीने बाद भी बता सकता है, 3 महीने बाद भी बता सकता है, 4 महीने, 5 महीने, विद इन 6 मंथ के अंदर उसे बताना। लेकिन अगर उसने बताया कि मैं पार्टनर नहीं हूं, तो वही मजे करेगा जो माइनॉरिटी के दौरान कर रहा था, यानी लायबिलिटी के लिए वो पर्सनली लायबिल कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो ये सिलेक्ट करता है कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, तो राइट्स में तो कोई चेंज नहीं होना उसके, जब तक कि एग्रीमेंट चेंज ना हो। या तो एग्रीमेंट में चेंज हो जाए, उसका हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बढ़ाना पड़ जाए, हो सकता है उसे लॉस में भी हिस्सेदार बनाना पड़ जाए। राइट्स में चेंज होगा तो सही पहले, क्योंकि बस वो अकाउंट बुक्स वाली बात तो हाँ, बस वो उतना ही चेंज होगा बस, मतलब वैसे चेंज नहीं होगा। वो तो माइनॉरिटी के दौरान जो उसके अधिकार थे वो तो बेसिकली उसकी एक लायबिलिटीज थी। हम उन्हें राइट्स में जो लिख रखा है कि वो अकाउंट बुक देख सकता है, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी तो है वो कि वो अदर देन अकाउंट बुक नहीं देख सकता, तो एक लायबिलिटीज में चेंज होगा कि वो अकाउंट बुक के अलावा भी देख सकता है। इसी तरह से वो अपना मुकदमा कर सकता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के लिए, लेकिन साथ के हमारी डिसएडवांटेज भी है कि उसे अलग होना पड़ेगा, तो वो डिसएडवांटेज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो इतना तो कॉमन सेंस लगाओगे आप, अदरवाइज वैसे कोई राइट में चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन जो लायबिलिटी है उसकी वो चेंज हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। और वो फर्म के लिए पर्सनली लायबिल कब से होगा, आज वो सपोज कीजिए 1 अक्टूबर 2019 को वो डिसाइड करता है, डिसाइड टू बिकम ए पार्टनर। 1 अक्टूबर 2019 को वो डिसाइड करता है वो पार्टनर बनना चाहता है, तो उसकी लायबिलिटीज फ्रॉम 1 जून 2017 से ही आएंगी, पर्सनली लायबिल। यानी कि फर्म ने जो पुराने उधार ले रखे थे, पुरानी जो लायबिलिटी थी फर्म की, उनके लिए वो पर्सनली लायबिल होगा, ना कि आज की डेट से लायबिल होगा, ना कि वो आज की डेट से लायबिल होगा। बात समझ आ गई? पढ़िए मेरे साथ। विद इन 6 मंथ ऑफ द डेट, within 6 months of the date of his attaining majority, the minor partner had to exercise his option whether or not to become a partner. इसके बाद ऑप्शन है, such option is required to be exercised by giving a public notice within the said 6 months. ये ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज होगा? पब्लिक नोटिस देके 6 महीने के अंदर। If he fails to give notice, he deemed to have become a partner in the firm on the expiry of the said 6 months. The various rights and liability of the minor partner on his attaining majority are given below. अगर वो चाहता है, क्या चाहता है? पार्टनर बनना, तो he become personally liable to the third party for all the acts of the firm since he was admitted to the benefit of partnership, not from the date when he decide to become the partner. बल्कि कब से होगा? जब उसने एडमिट किया गया था, यानी पुरानी डेट से, रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट से ये लायबिल होगा। His share in the property and profit of the firm remain the same as he was entitled to the minor. वो सब वही रहेंगे, अगर जब तक कि अलग से कोई एग्रीमेंट करके इसे चेंज ना कर दिया जाए। लेकिन अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता, जबकि आज तो वो मेजर है, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो भी उसके राइट्स एंड लायबिलिटी वही रहेंगे जो उसके माइनॉरिटी वाले थे। मतलब मेजर होने के बाद भी 2 या 3 महीने, 5-6 महीने तो वो मेजर रहा है ना, तो उसके बाद भी अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है, तो उन 6 महीनों में भी वो एंजॉय करे माइनॉरिटी वाली लायबिलिटीज ही। तो हिज राइट एंड लायबिलिटी कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ माइनर अप टू द डेट ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। हिज शेयर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ हिज पब्लिक नोटिस, और ही इज एंटाइटल्ड टू sue द पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट इन द फर्म। क्लियर हो गई बात? ये कोई डाउट हो
तो बता दीजिए मुझे, किसी भी तरह का डाउट हो बता दीजिए। सुप्रज्ञा, स्वाति, कोई डाउट हो बता दीजिए मुझे। स्वाति पूछ रही है ऐसा क्यों, अब कैसा क्यों, मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या पूछना चाह रहे हैं। सुप्रज्ञा का जवाब आया कोई डाउट नहीं है सर। स्वाति पूछ रही है ऐसा क्यों, तो ऐसा कैसा, अब ऐसे को मैं क्या समझूं, मैंने तो बहुत सारी बातें बोली हैं अभी, तो क्या पूछना चाह रही हो स्वाति। स्वाति का क्वेश्चन आया सर जो पार्टनर मैच्योर हुआ है तो वो सारे पुराने लॉसेज क्यों बियर करेगा। गुड क्वेश्चन कि जी स्वाति कि अगर कोई पार्टनर मैच्योर हो रहा है तो वो पुराने लॉसेज क्यों बियर करेगा। भाई वो एडमिट तो था ही, ये बताइए पुराने समय से वो पार्टनर तो था ही, पर माइनॉरिटी के दौरान हमने उसे सुरक्षा दे रखी थी। वो नहीं लेना चाहते आपको लगता है कि नुकसान हो रहा है तो क्विट कर जाइए आप। लॉ मेकर्स ने ये तो कह ही रखा है कि अगर आप छोड़ के जाना चाहें फर्म को तो छोड़ के आराम से जा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको रहना ही है पार्टनर फर्म में। अगर तुम्हें लग रहा है कि नुकसान सहने में ज्यादा नुकसान है आपको तो 6 महीने के अंदर आप डिसाइड कर लीजिए कि आप छोड़ के जा सकते हैं। अब पुराने लॉसेज भी उस समय के तो उसे बियर करने जिस समय वो पार्टनर था, बस माइनॉरिटी के दौरान उसे सुरक्षा दे रखी थी। अब तो बड़े हो गए हो तुम, तो अब उठाओ उन नुकसानों को, है तो तुम्हारे समय के ना वो नुकसान। तो स्वाति समझ में आ गया रीजन। कोई और डाउट हो बता दीजिए। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। एक टॉपिक और रह गया है इसमें, टाइप्स ऑफ पार्टनर, और एक पार्टनर प्रॉपर्टी सेकंड यूनिट भी खत्म हो जाएगी फिर, और कुछ राइटिंग वर्क मुझे कराना है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।